24 नवंबर 1971 दोपहर के 1:25 पर एक शख्स साथ में ब्रीफकेस लिए अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है। दिखने में ये कोई बिजनेसमैन लगता है। डार्क सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, सनग्लासेस और एज होगी इसकी कोई मिड 40s में। नाम है इसका डीबी कूपर। ये काउंटर से सियाटल के लिए एक टिकट खरीदता है और प्लेन की आखिरी रो में जाकर बैठ जाता है। सीट नंबर है 18E। ठीक 2:50 पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 सियाटल के लिए टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी, सिर्फ आधे घंटे की ये फ्लाइट है और इस फ्लाइट में बैठे हैं 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स, जो इस बात से बिल्कुल भी अनजान हैं कि इनके बीच एक हाईजैकर बैठा है। जैसे ही एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर इसके पास से गुजरती है तो उसे ये एक नोट देता है। शेफनर अज्यूम करती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे एक स्माइल पास करती है और बगैर पढ़े इस नोट को जेब में रख लेती है। लेकिन कूपर कहता है कि मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शेफनर जब इस नोट को खोलती है तो उसमें क्लियरली लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शेफनर चुपचाप कूपर की बगल में बैठ जाती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास कोई बम भी हो सकता है। लेकिन कूपर जब उसे अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाता है तो उसमें थे 8 लाल रंग के सिलेंडर्स जो तारों के जरिए एक सिलेंड्रिकल बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड्स शेफनर के सामने रखता है और ये डिमांड्स काफी सिंपल थी। मुझे $2 लाख चाहिए शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इसके अलावा 4 पैराशूट चाहिए, 2 आगे के और 2 पीछे के। और जब हम लैंड करेंगे सियाटल में तो एक फ्यूल ट्रक खड़ा होना चाहिए वहां पर प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए। और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। शेफनर चुपचाप जल्दी से कॉकपिट में जाती है और ये नोट कैप्टन को दिखाती है। इसी दौरान एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो कूपर के साथ आकर बैठ जाती है और इन दोनों एयर होस्टेस के जरिए कांटेक्ट मेंटेन रहता है कूपर और पायलट्स के बीच। पायलट सियाटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ये सारी सिचुएशन बताते हैं और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है इस एयरलाइन के प्रेसिडेंट डॉलन नेहरू के पास। वो यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली में वो कूपर की सारी डिमांड्स मान जाते हैं। वो पायलट से कहते हैं कि जब तक हम पैसों का बंदोबस्त नहीं कर लेते तुम प्लेन को सियाटल के ऊपर गोल गोल घुमाते रहो। आखिर क्यों करते हैं वैसा? असल में वो नहीं चाहते कि ये खबर मीडिया में फैले और उनकी कंपनी का इमेज खराब हो। दूसरी तरफ प्लेन में बैठे लोग अभी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि प्लेन में चल क्या रहा है। पायलट्स की तरफ से प्लेन में एक अनाउंसमेंट करी जाती है कि हम माइनर सी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। दूसरी तरफ सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख का इंतजाम किया जाता है और स्काई डायमंड स्कूल से 4 पैराशूट्स मंगवाए जाते हैं। टेक ऑफ के 3 घंटे बाद फाइनली ये प्लेन शाम के 5:46 पर सियाटल के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर पार किया जाता है कूपर की इंस्ट्रक्शन पर और कुछ ही देर में एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसों का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब $2 लाख और 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए गए तो उसने इजाजत दे दी सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन से जाने की, सिवाय टीना मकलो के। रिफ्यूलिंग के बाद ये प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है शाम के 7:46 पर। लेकिन इस बार प्लेन में थे सिर्फ पायलट्स कूपर और टीना। कूपर पायलट्स को दोबारा से इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ाते रहो, लेकिन विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए, एल्टीट्यूड 10,000 फीट पर होना चाहिए और प्लेन की स्पीड करीब 200 नॉट्स पर होनी चाहिए। लेकिन पायलट्स कूपर से कहते हैं कि अगर हम इन पैरामीटर्स के साथ उड़ते रहे तो कभी भी हम मेक्सिको सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कूपर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो। इसके बाद कूपर टीना से कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। करीब 8 बजे वो पैराशूट्स निकालकर अपनी तैयारी शुरू करता है डाइव करने की और 8:13 पर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चमकती है जो इंडिकेट करती है कि प्लेन में पीछे का स्टेयरकेस डिप्लॉय किया जा चुका है। ये उस जमाने के प्लेन की एक बड़ी खास बात थी कि बोइंग 727 के पीछे से एक सीढ़ियां बाहर आती थी। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और सूटकेस और पैसों के साथ बाहर छलांग मार दी। आगे क्या हुआ उसके साथ ये कोई नहीं जानता।
3 घंटे बाद ये प्लेन निवाडा के शहर रीनो में लैंड कर जाता है। पुलिस प्लेन की छानबीन शुरू करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उन्हें मिलती है सिर्फ एक टाई जिस पर एक क्लिप लगी हुई थी। इसके अलावा एक पैराशूट और सिगरेट के कुछ टुकड़े जिन्हें वो स्मोक कर रहा था प्लेन में। इन्वेस्टिगेटर्स जब और छानबीन करते हैं तो उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी पैसेंजर के। पहले तो यही अज्यूम किया जाता है कि कूपर ने जब छलांग मारी तो उस समय वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तेज बारिश हो रही थी, हवा की रफ्तार 200 मील फी घंटा थी और कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे डाइव करने के लिए। इसलिए कोई चांस ही नहीं कि कूपर जिंदा बच गया हो। प्रोफेशनल डाइवर्स का कहना था कि ये खुदकुशी थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतने तूफान में 10,000 फीट की बुलंदी से बिना हेलमेट, गॉगल्स और प्रॉपर सूट के सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरा, कूपर ने जब छलांग मारी तो उसके पास जो कैच था उसका वजन करीब 21 पाउंड था और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इतना वजन लेकर रात के इतने अंधेरे में छलांग मारना, और अगर उससे ये भी पता नहीं कि उसने लैंड कहां पर करना है, तो फिर तो जिंदा बच जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरा, कूपर ने जिस जगह पर छलांग मारी उसके नीचे थे घने जंगल, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस। नवंबर का महीना था तो सर्दी बहुत ज्यादा थी। अंदाजा यही था कि अगर वो किसी लेक में गिरा है तो पानी इतना ठंडा है कि हाइपोथर्मिया की वजह से की मौत हो जाएगी। इन सारी असेसमेंट के बावजूद कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनको देखकर लगता है कि शायद कूपर ने भी सरवाइव कर लिया होगा उस रात। ये बात तो तय थी कि कूपर एविएशन और प्लेन के बारे में बहुत कुछ जानता था। प्लेन को किस एंगल पर, कितनी हाइट पर और किस स्पीड पर उड़ाना है, कूपर ये सब जानता था। उसे ये भी पता था कि बोइंग 727 के पीछे से एक स्टेयरकेस बाहर आता है। इसके अलावा टीना ने जब पैराशूट्स कूपर को दिए तो उन पर इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, लेकिन कूपर ने टीना से कहा था कि उसे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे इन्हें यूज करना आता है। अगले दिन एक बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। FBI के हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और ग्राउंड ट्रूप्स कूपर को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन 45 किलोमीटर के इतने बड़े एरिया में कूपर के ड्रॉप जोन को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल काम था। इन्वेस्टिगेटर्स ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कूपर ने जब छलांग मारी तो किस हाइट पर उसने पैराशूट खोला होगा और किस डायरेक्शन में वो पैराशूट गया होगा। कई दिनों तक ये तलाश जारी रहती है, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन FBI जब और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि असल में इसका नाम था डैन कूपर, लेकिन गलती से रिपोर्टर ने DB कूपर छाप दिया तो ये डैन कूपर से बन गया DB कूपर। इन्वेस्टिगेटर्स अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पैसे दिए गए थे कूपर को वो सभी नोट्स $20 के बिल थे और इन सारे नोट्स के सीरियल नंबर्स को बैंक ने नोट डाउन कर रखा था अपने पास। FBI ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट को न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया तक हर जगह बांट दिया और ये खबर छापी कि जो भी इंसान इन सीरियल नंबर्स के किसी भी नोट को सबसे पहले लेकर आएगा उसे हम $1000 का इनाम देंगे। यह ऑफर 3 साल तक चली, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन फिर 7 फरवरी 1980 को फाइनली एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। एक 8 साल के बच्चे ब्रायन इंग्रम को कोलंबियन रिवर के किनारे $20 के कुछ नोट्स मिलते हैं। जैसे ही FBI ने नोट्स के सीरियल नंबर्स को चेक किया तो पता चला कि ये वही पैसे थे जो कूपर को दिए गए थे। इस जगह के आसपास फिर से सर्च करने की कोशिश करी गई, लेकिन सिर्फ $5800 ही मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कौन था एक्चुअली में DB कूपर? कुछ तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी, लेकिन FBI के पास इस सवाल का जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। सिर्फ एक टाई थी और कुछ अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट थे। कई सालों तक कूपर की तलाश करी जाती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता और फिर फाइनली 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को बंद कर देती है। आज के दिन भी DB कूपर की ये मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये DB कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।